हेलो दोस्तों। तो ये क्लासेस स्टैटिक जीके की है, सेकंड क्लासेस है। और इसके पहले हमारी ये क्लासेस हो चुकी है और इसके अलावा मोनेस्ट्री की और हमारी एक पॉलिटी की क्लासेस भी हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी चैनल पे, तो वो आप जाकर देख लीजिए। वैसे अभी उस पे ज़्यादा कुछ भी लोग नहीं आए हुए हैं, तो वो क्लासेस आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, इस क्लासेस को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। पीटीएस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो भी है 100 प्लस टेस्ट सीरीज है, इसमें 499 में है। तो आपको इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा और एवरी वीक इसमें भी फुल मॉक टेस्ट भी इसमें ऐड होंगे। ठीक है? इसके अलावा आप और कहाँ पर मिलेंगे आपको? प्राइम जीएस अकेडमी ऐप पर मिलेंगे। ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर प्राइम जीएस अकेडमी पर ऐप पर आपको 5 फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो कि फुल होंगे और जीके जीएस बेस्ड होंगे। इसके आधार पे जीके जीएस बेस्ड होंगे। तो ये हमारा एक शेड्यूल है जो चल रहा है। अभी तक हमारी एक स्ट्रैटेजी की क्लास खत्म हो चुकी है, ऑनेस्टी की क्लास खत्म हो चुकी है, पॉलिटी की क्लास खत्म हो चुकी है। ये स्ट्रैटेजी की क्लासेस है जो सेकंड क्लासेस है। कल हमारी फिर होगी मॉनेस्ट्री की और पॉलिटी की और स्ट्रैटेजी की। ये वाला शेड्यूल चलता रहेगा। इसी प्रकार से हमारी क्लासेस कंप्लीट होंगी। चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 1 है, भरतनाट्यम में अरेमंडी स्थिति का क्या महत्व है और यह किस प्राचीन ग्रंथ में वर्णित है? यह भरतनाट्यम की मूल स्थिति है जो नाट्य शास्त्र में वर्णित है। यह केवल तमिल परंपरा से आई है और अभिनय धर्मार्थ में मिलती है। यह आधुनिक काल की खोज है जो 20वीं सदी में विकसित हुई थी और यह केवल पुरुष नर्तकों के लिए निर्धारित स्थिति है। तो यहाँ पर आपको भरतनाट्यम के बारे में थोड़ी सा सोच लेना है कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, किस स्टेट का है, तो किस राज्य का आपको सबसे पहले रिकॉल करना है। देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ अभी आपको यहाँ पर पूछ रहा हूँ किस राज्य का है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा किस राज्य का है, इसमें क्या फेमस था, तो सबसे पहले देवदासी परंपरा इसके लिए फेमस थी भरतनाट्यम में, देवदासी परंपरा। इसके अलावा हमने उसके पहले क्या पढ़ा था, तो जो वर्णम पढ़ा हुआ था। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ी सा याद कर लेना है आपको कि क्या-क्या हमने पहले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। और जो भरतनाट्यम की मूल स्थिति है वह नाट्य शास्त्र में वर्णित है। नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है जो भरत मुनि का ग्रंथ है। भरत मुनि का ये ग्रंथ है जिन्होंने ये लिखा हुआ था। और इसके अलावा भरत मुनि के आश्रम में उत्काटसन के रूप में वर्णित है। यहाँ पर जो अरेमेंडी है ये उत्काटसन कहलाता है। उत्कटासन, उत्कटासन कहलाता है। बाकी चीजें जो भी हैं आपको इसमें पढ़ लेना है कि उत्कटासन के रूप में वर्णित है। विकल्प बी गलत है क्योंकि अभिनय धर्म में 12वीं सदी का ग्रंथ है जो नाट्य शास्त्र के बाद आया था, सिंपल सी बात है। और विकल्प डी भी गलत है क्योंकि सभी नृत्यों के लिए मूलभूत स्थिति है। और नाट्य शास्त्र में 108 करण और 32 अंगहार का भी विस्तृत विवरण मिलता है। सो आपसे अगर नेक्स्ट में कहीं पूछा जाता है कि अंगहार में कहाँ वर्णन है, तो और किस शास्त्र से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है और नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गरबा नृत्य में प्रयोग होने वाला दीप गरबा देवी अम्बा के गर्भ का प्रतीक है। डांडिया रास में प्रयुक्त होने वाली छड़ियां राधा कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि गरबा नृत्य में प्रयुक्त होने वाला दीप गरबा देवी अम्बा के गर्भा से गर्भ का प्रतीक है। एकदम करेक्ट है, सही है। दीप गरबा जो है वो देवी इसका जो वर्ड से आया है, एक वर्ड है गर्भदीप। संस्कृत जो है गर्भदीप से आया हुआ है गर्भ वर्ड। ठीक है, और इसमें जो देवी गर्भ के स्थित है वो ज्योति का प्रतीक है। जो गर्भ का है ये ज्योति का प्रतीक है। किसका? ज्योति का प्रतीक है। और जो गरबा नृत्य होता है कहाँ पर होता है? गुजरात में फेमस है सबसे ज्यादा और नवरात्रि के टाइम पर होता है। नवरात्रि के टाइम पर होता है जो आने वाले समय में भी आने वाले हैं। और जो डांडिया रास में प्रयुक्त होने वाली छड़ियां हैं ये राधा कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। तो ये सही है। और वृंदावन की लाल विलस वृंदावन में रासलीला से प्रेरित है। रासलीला से प्रेरित है। तो ये कौन सा इसका सही आंसर हो गया? सी नंबर इसका सही हो गया। दोनों, एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सही तरीके से मिलाइए। रुद्र वीणा उस्ताद अलाउद्दीन खान, मतलब कौन सा जो ये है वाद्य यंत्र है, कौन से किससे किससे संबंधित है, कौन बजाता था उसके लिए, तो इसके नाम यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो जैसे कि मेरा पहला ही एक ट्रेडिशनल बन गया इसमें ट्रेंड टाइप का कि इसका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो जैसे ए का तीसरा, सबसे पहले ए नंबर रुद्र वीणा है जो उस्ताद असद अली खान से संबंधित है। रुद्र वीणा, रुद्र वीणा जो है वो किससे? उस्ताद अली खान से संबंधित है। इसके अलावा जो सरोद है वो किससे संबंधित है? उस्ताद अलाउद्दीन खान से संबंधित है। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जो सरोद है वो उस्ताद अलाउद्दीन खान से संबंधित है।
इसके अलावा सितार है जो वो पंडित रविशंकर शंकर से संबंधित है, और जो शहनाई है, शहनाई किससे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से संबंधित है। इसके अलावा आप जो भी इसमें रिलेटेड है वो इस चीज़ में यहाँ पर पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ना ही बेहतर होता है, क्योंकि उस चीज़ को बताना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं चीज़ें कुछ भी। जैसे सितार सम्राट पंडित रविशंकर हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले ये विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। रुद्रवीणा जो भारत का सबसे प्राचीन तंत्रवाद्य है, इस शिव का वाद्य भी कहा जाता है रुद्रवीणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुपद गायन शैली में आलाप का प्रयोग नहीं होता है। ख्याल गायन में विलंबित और द्रुत दोनों प्रकार की बंदिशें होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर है वो केवल दो है। बी नंबर सही आंसर है। कथन ये गलत है, क्योंकि ध्रुपद में जो है आलाप का प्रयोग होता है, लेकिन आलाप का प्रयोग तो होता है ध्रुपद गायन शैली में, लेकिन अक्षर जाने वाला आलाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तो जो स्वरों की शुद्धता पर आधारित होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रयोग नहीं होता है, ऐसा नहीं है, आलाप का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है, और इस स्वरों की शुद्धता पर निर्भर करता है। स्वरों की शुद्धता पर निर्भर करता है, शुद्धता पर निर्भर करता है। और ख्याल गायन में विलंबित और दुर्लभ प्रकार की बंदिशें होती हैं, तो ये भी सही है। अब जो ख्याल होती हैं, तो ख्याल में विलंबित ख्याल होती है, बड़ा ख्याल, और द्रुत ख्याल, छोटा ख्याल दोनों होते हैं। विलंबित ख्याल जो होता है वो धीमी लय में होता है, जबकि द्रुत ख्याल जो होता है वो तीव्र लय में होता है। ध्रुपद जो भारतीय संगीत में सबसे प्राचीन गायन शैली 16वीं सदी में विकसित हुई थी। ध्रुपद जो है पहले वो 16वीं सदी में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तानसेन का जन्म, अकबर का शासनकाल शुरू होना, मुगल दरबार में संगीत का विकास, हरिदास द्वारा तानसेन को शिक्षा देना। तो सबसे पहले जो तानसेन का जन्म हुआ था वो 1506 ईस्वी में हुआ था। 1506 ईस्वी में हुआ था। और उन्होंने जो हरिदास है, तो हरिदास जी ने उन्हें बचपन में जो शिक्षा दी थी, अब जो बाद में ही शिक्षा देंगे जब वो पैदा हो चुके होंगे, तो 1515 में शिक्षा दी हुई थी। और अकबर का जो शासन काल है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1556 में आरंभ हुआ था। और मुगल दौरान में जो संगीत का विकास है, तो इनकी संगीत का विकास भी अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो एक प्रकार से मान सकते हैं 1556 के बाद ही हुआ होगा। तो 1556 के बाद हुआ था। तो सबसे पहले आ गया अकबर जी का सॉरी तानसेन जी का जन्म, तो 1 नंबर। उसके बाद आ जाता है आपका हरिदास द्वारा शिक्षा, 4 नंबर। उसके बाद 2 नंबर, और फिर उसके बाद 3। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 यानी कि बी नंबर इसका सही है। आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तानसेन अकबर के नवरत्नों में से थे। उन्होंने कई रागों का विकास किया था, जैसे राग दरबारी, राग मियाँ की मल्हार, इन सब चीज़ों का विकास किया हुआ था। और हरिदास जो थे वृंदावन के प्रसिद्ध संत थे और संगीतकार भी थे। कथकली नृत्य नाटक में प्रयुक्त होने वाले मुखौटे और वेशभूषा का क्या महत्व है? यह केवल सौंदर्य वृद्धि के लिए प्रयुक्त होता है, ये पात्रों के चरित्र और स्वभाव को दर्शाते हैं, और ये दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बनाए गए हैं, ये केवल राष्ट्रीय परंपरा का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर जो है, जैसे मैंने पिछले में भी कथकली नृत्य के बारे में मुखौटे और वेशभूषा की चर्चा की हुई थी, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया, ये पात्रों के चरित्र और स्वभाव को दर्शाते हैं। कथकली में चुट्टी मुखैटे कहलाता है। वेशभूषा पात्रों में चरित्र को दर्शाने का प्रमुख साधन है। पच्चा यानी हरा नाग देवताओं के लिए होता है। कत्ती चाकू जैसा होता है। वीर योद्धाओं के लिए। ताड़ी या दाढ़ी वाला राक्षसों के लिए प्रयुक्त होता है। हरा शुद्धता, लाल शक्ति, काला शुद्धता दर्शाता है। कथकली जो है केरल में शास्त्रीय परंपरा है, शास्त्रीय नृत्य है केरल का, और 400 साल पुरानी परंपरा है, जिसमें नाटकों का पाया जाता है। 24 मुद्राएं होती है, 900 रसों की अभिव्यक्ति होती है इसमें। भारत के किस राज्य का लोक नृत्य छऊ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? केवल झारखंड, केवल पश्चिम बंगाल, केवल उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो छऊ नृत्य के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है। झारखंड है इसका। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अलग अलग प्रकार के छऊ हैं, अलग अलग जगह पे प्रसिद्ध हैं सबके सब छऊ जो नृत्य हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर चुका था, विस्तृत चर्चा हो चुकी थी। झारखंड का सेराई केला छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ में प्रचलित है। 2010 में जो है यूनेस्को ने इसे मानवता अमूर्त 2010 में घोषित किया हुआ था, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया गया था। और यहाँ पर लिखा हुआ मयूरभंज जो है छऊ में मुखौटे नहीं होते हैं, और पुरुलिया छऊ में मुखौटे होते हैं। और यह नृत्य जो है महाभारत और रामायण की कथाओं पर आधारित है, चैत्र पर्व के दौरान मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? तबला उस्ताद अलाउद्दीन खान, पखावज पंडित किशन महाराज, गट्टम टी.एच. बिट्टू विनायक राम, मृदंगम पंडित त्रिलोक गुरतु। तो जो तबला है उस्ताद अलाउद्दीन खान से संबंधित नहीं है। तबला जो है आपने इनका नाम सुना होगा, सबसे फेमस है जो, उसका आपको
कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मैं फेमस कॉमेडियन हैं, उन्हीं के नाम से हैं, आपको नाम बता देना बस, स्टैंड अप कॉमेडी। तो उन्हीं से संबंधित है और यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम तो लिखा हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद के महान वादक थे, लिखा हुआ है। तबला जो है, तबला नहीं, उस्ताद अलाउद्दीन खान किसके, सरोद के महान वादक थे, तबला के वादक नहीं थे। और ये उस्ताद अलाउद्दीन खान थे, मैहर घराने से संबंधित थे। किससे? मैहर घराने से संबंधित थे। और इसके अलावा जो तबले के महान वादकों में थे, उस्ताद अहमद जान तृकवा, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज शामिल हैं। पखावज और तबला के जो पंडित किशन महाराज हैं, वो पखावज और तबला दोनों के महान कलाकार थे, एक प्रकार से दोनों को बजा सकते थे वो। और टी.एच. बिक्कू विनायक राम घटम के जो थे, वो जग प्रसिद्ध वादक थे, ठीक है। और पंडित श्लोक गुरतु हैं, वो पंजाबी घराने से संबंधित थे, तबला वादक हैं। और घटम जो है दक्षिण भारत की मिट्टी से बना हुआ पारंपरिक तालवाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान के बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई थी पिछली वीडियो में। तो यक्षगान कर्नाटक की पारंपरिक लोक रंगमंच कला है, एकदम सही है। यह केवल मंदिरों के धार्मिक अनुष्ठानों पर किया जाता है, नहीं, ये गलत है। तो इसका जो है ए सही है, लेकिन आर गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्षगान जो है वो 400 साल पुरानी कर्नाटक की परंपरा है। और यक्षगान जो मंदिर में बल्कि खुले मंच पर भी प्रस्तुत किया जाता रहा है। यह पुराणों, महाकाव्यों, ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित होता है। और तुलुनाडु क्षेत्र में इसका विशेष विकास हुआ था। इसमें भागवत और हिमेला दो मुख्य शैलियां होती हैं। भागवत और हिमेला दो मुख्य शैलियां होती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रामलीला का आयोजन केवल उत्तर प्रदेश में ही होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। रामलीला का आयोजन और भी जगह पे होता है। कुचिपुड़ी नृत्य में मुख्यतः पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। हाँ, तो पुरुष कलाकार भाग लेते हैं कुचिपुड़ी नृत्य में। तो सही आंसर हो गया वो केवल 2 नंबर। जैसे उत्तर प्रदेश में होता ही है, इसके अलावा दिल्ली वाले क्षेत्रों में भी रामलीला का बहुत आयोजन होता है, ठीक है। और जो रामलीला है, इसको भी 2008 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। और जो इसमें है पुरुष कलाकार ही जो यहाँ पर होते हैं कुचिपुड़ी नृत्य में, तो पुरुष कलाकार तो भाग लेते हैं। और जो पुरुष कलाकार होते हैं वह भी स्त्रियों की वेशभूषा धारण करते हैं। स्त्रियों की वेशभूषा में कलाकार की भूमिका निभाते हैं और अभिनय करते हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार थे, जैसे केलुचरण महापात्र और वेम्पति चिन्ह सत्यम, ये पुरुष कलाकार इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही तरीके से मिलाना है। अब ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना और रामपुर सहवासन घराना। तो ग्वालियर घराना के जो प्रसिद्ध थे, वो थे पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार। तो ए का आपका तीसरा आ जाएगा, ए का तीसरा। इसके बाद बी का दूसरा, बी का दूसरा आगरा घराना उस्ताद फैज खान से उस्ताद राशिद खान से संबंधित थे, बी का दूसरा। और फिर इसके बाद आता है सी का चौथा, यानी कि आगरा घराना उस्ताद अब्दुल करीम खान से संबंधित थे। और इसके बाद जो है डी का पहला, डी का पहला उस्ताद फयाज खान से संबंधित। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? ए नंबर सही आंसर है। ग्वालियर घराना के पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार थे, इन्होंने संगीत को जन जन तक पहुंचाया हुआ था। वहीं आगरा घराने के उस्ताद राशिद खान बहुत प्रसिद्ध थे। किराना घराने के संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खान थे। और रामपुर सहवासन घराने के जो है उस्ताद फयाज खान के महान गायक थे। और इसके असर ग्वालियर घराना जो है सबसे पुराना घराना माना जाता है और इसकी स्थापना हस्सू हद्दू खान ने की हुई थी। कर्नाटक संगीत में कृति का क्या महत्व है? मतलब कृति क्या है और उसके जनक कौन माने जाते हैं? कृति, तो कृति आप संस्कृत का एक वर्ड है, एक प्रकार से सर कहलाती है। और सो एक प्रकार की रचना है, ये एक प्रकार की रचना है जिसके जनक जो है त्यागराज हैं। इसका जो सही आंसर हो गया, 3 नंबर सही हो गया कृति। कृति जो है कर्नाटक संगीत की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और इसमें कर्नाटक संगीत में जो है पल्लवी, अनुपल्लवी चरण जैसे होते हैं, अनुपल्लवी और इसके बाद कहें चरणम, ये चरण होते हैं। त्यागराज जो है उनको कृति का जनक माना जाता है। इसके जनक हैं जो कृति के, वो जनक माना जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध जनक हैं जो त्यागराज हैं, तो इनकी कुछ कृतियां रही हैं जो फेमस कृतियां रही हैं, जैसे एंद्रो, महानु भावुलू और इसके अलावा जगदानंद कारक, जगदानंद कारक। त्यागराज जो है इसके अलावा कृति जो है भक्ति भावना से प्रधान होती थी और अधिकतर तेलुगु भाषा में ये होती थी, तेलुगु भाषा में
लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में लिखा हुआ है, भारत के किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? ये तो बहुत सरल है, और इसका पौराणिक आधार क्या है? तो इसका रंगों का त्योहार तो एक ही है, दीपावली तो है नहीं रंगों का दीपों का त्योहार, दुर्गा पूजा भी नहीं है, यहाँ दुर्गा गणेश चतुर्थी भी नहीं है। तो इसका जो सही हो गया होली है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा से संबंधित। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एसएससी, जैसे जीडी एग्जाम हो गया, उसमें भी ऐसे सरल क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक या दो ही क्वेश्चंस होते हैं। इसी प्रकार से मैंने भी इसमें एक या दो क्वेश्चन ही रखे हुए हैं, ऐसे सरल क्वेश्चन रख देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कभी-कभी ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। टफ है वो इसलिए लगते हैं क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में होते हैं, वहाँ पर आपको प्रेशर होता है बहुत सारा। सो आपको प्रेशर कुकर की तरह वहाँ पर मेंटेन किया जाता है। जब आप प्रेशर कुकर बने होते हैं, तो आपके यहाँ पर मतलब हालत खराब हुई पड़ी होती है। अब आप चाहते हैं कि आप एग्जाम हॉल को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको मोस्टली बहुत सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको कठिन प्रश्नों की प्लस सरल प्रश्नों को हल करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, और उसके लिए बेटर वे होता है मॉक टेस्ट। तो उसके लिए आप जैसे अभी फ्री मॉक टेस्ट हैं, तो आप इनको भी दे सकते हैं। बाकी इस सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए भी आपके पास बेहतर आइडिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कलारीपट्टू है जो, उसका जो विकास हुआ था वो 12वीं सदी में करीब विकास हुआ था। 12वीं सदी में विकास हुआ, कहाँ पर हुआ था? और कलारीपट्टू जो है वो किसका? केरल पत्थर, केरल का है। इसके अलावा भरतनाट्यम है जो, तो भरतनाट्यम का पुनरुद्धार 1930 के दशक में हुआ था। 1930 के दशक में हुआ था, और रुक्मणी देवी अंडील के द्वारा किया गया हुआ था। और कुचिपुड़ी का जो आधुनिकीकरण है वो 1940-50 के दशक में हुआ था। 1940-50 के दशक में हुआ था। और केरल का जो कलामंडलम की स्थापना है वो 1930 में हुई थी। हमने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की हुई थी कलामंडलम के बारे में। पलथोनाल नारायण मेनन के द्वारा की गई थी। और ये कलामंडलम जो है मोहिनीअट्टम कथकली में इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कलारीपट्टू, फिर उसके बाद आपका आ जाता है 1930 के दशक में कलामंडलम की भी स्थापना होती है और भरतनाट्यम का पुनरुद्धार होता है। तो सबसे पहले आपका भरतनाट्यम आ जाएगा, फिर आपका कलामंडलम आ जाएगा, कलामंडलम की स्थापना हो जाएगी, और इसके अलावा कुचिपुड़ी का आधुनिकीकरण हो जाएगा, मतलब तीसरा। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी कि सी नंबर सही है। 1 4 2 3 कुचिपुड़ी का आधुनिकीकरण 1940 के दशक में होता है, और 1 4 2 3 ठीक है। मुझे लगता है यही सही होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर। तो 1 4 3 2, यहाँ पर कुछ गलत हो गई। 1 4 3 2, 3 2। अब 3 2 क्यों? 1950 के दशक में, 1930 के दशक में ही है ना ये तो। यहाँ पर देखते हैं क्या है। हाँ, 1930 के दशक में ही है। अपना वाला सही था, ये वाला यहाँ पे गलती हो चुकी है। फिर मंगलम पल्ली बाल मुरली मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत के महान गायक थे। उन्होंने 400 से अधिक रागों की खोज की और संगीत में नवाचार किए हुए थे। हाँ, एकदम सही है। तो उन्होंने कर्नाटक संगीत के महान गायक थे, तभी तो उन्होंने बहुत सारे मतलब अधिक रागों की खोज की थी और संगीत नवाचार किए थे, तभी उनको कर्नाटक संगीत का महान गायक कहा जाता है। तो ए आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण थे, इन्होंने 1930 से 2016 तक रहे हैं ये, और कर्नाटक संगीत के महानतम गायकों में से एक थे, और इसलिए आर्य का सही स्पष्टीकरण। उन्होंने 400 से अधिक नए रागों की खोज की थी और उनकी महानता का प्रमाण है। उन्होंने रागम, तालम, पल्लवी में भी विशिष्ट योगदान दिया हुआ था, जो अभी हम जिसकी बातचीत कर रहे थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसर शैली की मंदिर वास्तुकला में शिखर सीधा और क्रमानुगत होता है। द्रविड़ शैली में गोपुरम मंदिर की मुख्य विशेषता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही मतलब इसमें पूछा है, बेसर शैली की मंदिर वास्तुकला शिखर सीधा और क्रमानुगत होता है। नहीं, इसमें क्या होता है, कई बार बेसर शैली जो है ना, तो नागर शैली में होता है, शिखर सीधा होता है और क्रमानुगत होता है यहाँ पर। तो बेसर शैली का नहीं होता है। बेकर जो बेसर शैली है उसका वक्रीय होता है, शिखर जो होता है वो उसका शिखर वक्रीय होता है, शिखर वक्रीय होता है, और इसके अलावा जो और गुंबदाकार होता है, गुंबदाकार होता है। तो इसका नहीं है। शिखर जो होता है मतलब सीधा होता है, वो इस प्रकार का होता है, शिखर सीधा। ये होता है शिखर जो है, ये सब प्रकार का होता है, किसमें? नागर शैली में होता है। नागर शैली में इस टाइप का शिखर होता है। और
द्रविड़ शैली में गोपुरम मंदिर की मुख्य विशेषता है, तो हाँ, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप अगर इसमें देखोगे, जो इसका शिखर होता है वो इस टाइप का होता है। द्रविड़ शैली में शिखर इस टाइप का होता है, मतलब पिरामिड आकार का होता है। इस टाइप का शिखर होता है, ऐसे नहीं बना होता है बस। इसका जो सही आंसर हो गया केवल 2 नंबर हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे द्रविड़ शैली में गोपुरम प्रवेश द्वार पर बना होता हुआ ऊंचा भवन है, और द्रविड़ शैली में विमान मुख्य मंदिर पिरामिड के आकार का होता है। बीसर शैली जो है वो चालुक्य काल में विकसित हुई थी, जबकि द्रविड़ शैली पल्लव काल में हुई थी, और होसलेश्वर मंदिर बीसर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण तकनीक में कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? इसमें चूना और सीमेंट का प्रयोग हुआ था। ये पत्थरों को बिना जोड़े वाले पदार्थ की सटाकर बनाए गए थे। इनमें केवल लकड़ी का प्रयोग हुआ था और ये मिट्टी की ईंटों से बनाए गए थे। तो इसका आंसर आपको बहुत सरल होना चाहिए कि ये पत्थरों को बिना जोड़ने वाले पदार्थ के साथ सटाकर बनाए गए थे। इसका आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर सही हो गया। खजुराहो के मंदिर जो है यहाँ पर चंदेल काल में बनाए गए थे। चंदेल वंश ने द्वारा बनाए गए थे। यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था, और इन मंदिरों का निर्माण 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य में निर्माण किया गया था। और यहाँ पर जो है ना, जो खजुराहो के मंदिर हुए थे, इसको जो तकनीक से बनाया गया था उसको ड्राई मेसनरी तकनीक भी कहा जाता है। एक प्रकार से बेहतर इंजीनियरिंग का उदाहरण है। और यहाँ पर लगभग 85 मंदिर थे, जिनमें से अब केवल 20 बचे हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर जो सबसे फेमस है, 1986 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल किया गया था, खजुराहो के मंदिरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही तरीके से मिलाना है। त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बाइबल है वो किस धर्म से संबंधित है? ये तो बहुत सरल है। और गुरु ग्रंथ साहिब वो किस धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिपिटक है, ए नंबर, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा बाइबल है जो, वो बाइबल ईसाई धर्म से संबंधित है। और इसके अलावा सी नंबर गुरु ग्रंथ साहिब है, वो सिख धर्म से संबंधित है। और पारसी धर्म है, जैन अवेस्ता कहलाता है, जो डी का चौथा पारसी धर्म से संबंधित है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ए नंबर सही। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल जो है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में बटा हुआ है। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब जो है जो सिख धर्म से संबंधित है, और गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब को। और जैन अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म के जरथुस्त्रवाद का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का मुख्य ग्रंथ हो गया कुरान हो गया। हिंदू धर्म के वेद, पुराण, गीता आदि बहुत सारे प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा मतलब एक प्रकार का बौद्ध स्तूप है, तो उसके बारे में पूछा गया है। कहाँ पर स्थित है? यह किस बौद्ध समुदाय से संबंधित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में है। द्रुकपा कारगिल संप्रदाय से संबंधित है, तो लद्दाख में स्थित है। हेमिस गोम्पा लद्दाख में स्थित है। यह द्रुकपा कारगिल संप्रदाय से संबंधित है। यह मठ है एक प्रकार का, और यह लद्दाख का सबसे बड़ा धनी और मठ है। मैं कह रहा था स्तूप है, स्तूप नहीं है। लद्दाख में कौन स्तूप बनाने जाएगा? तो एक प्रकार का धनी मठ है, या धनी मठ, मठ बोल देते हैं। मठ की स्थापना हुई थी। और यह प्रतिवर्ष यहाँ पर हेमिस त्योहार मनाया जाता है। गुरु पद्म संभव के जन्म के सम्मान में आयोजित किया जाता है। बाकी यहाँ पर पढ़ लीजिए। दुर्लभ थांग चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कारगिल संप्रदाय तिब्बती बौद्ध धर्म की 4 मुख्य परंपरा में से एक है। अन्य प्रमुख मठों में थिक से दिस्किट और आलची शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। अभिकथन ए, केरल के बैक वाटर्स यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। ये अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर जो वेम्बनाड लेक है और अस्थामुड़ी लेक है, उनको किसी भी चीज में शामिल नहीं किया गया। वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड झील और अस्थामुड़ी झील, अस्थामुडी झील, ये एक वहाँ की बैक वाटर शामिल की गई हैं, तो इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल में नहीं किया गया। तो पहला गलत हो गया है। ये अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, इसके लिए प्रसिद्ध जरूर है। तो ए गलत है और डी मतलब आर सही। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी नंबर सही हो गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, भारत के कुल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित हैं। और केरल में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वेस्टर्न घाट्स, जो 2012 में शामिल है। केरल का जो वेस्टर्न घाट है, क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिकी तरह है, तो वेस्टर्न घाट को शामिल किया गया है इसमें। और ऐसा नहीं है कि किसी एक लेक को या किसी क्षेत्र को शामिल किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा, कौन सी भारतीय परंपरा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है ये पूछा है। तो इसमें जो शामिल नहीं है, योग है, कुंभ मेला भी है, नवरोज भी है,
लेकिन इसमें जो है गरबा नृत्य सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है। जो योग है, तो योग को 2016 में शामिल किया गया था, 2016 में। कुंभ मेला को जो है, कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया था, और इसके अलावा जो नवरोज त्योहार है, उसको 2009 में शामिल किया गया था, 2009 में शामिल किया गया था। बाकी भी और हैं, जैसे अन्य अमूर्त विरासत हैं। अगर अन्य अमूर्त विरासत को आप देखोगे तो रामायण हो गया, रामायण को भी शामिल किया गया था, तो रामायण को 2008 में शामिल किया गया था। इसके अलावा कालबेलिया जो नृत्य है, राजस्थान का है लोक नृत्य है कालबेलिया, सफेदों द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य जो है वो 2010 में शामिल किया गया था। इसके अलावा छऊ नृत्य हो गया, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में फेमस है। तो छऊ नृत्य जो है, तो छऊ नृत्य 2010 में शामिल किया गया था। और इसके अलावा मुदिएट जो है, ये मुझे पता याद नहीं आ रहा अभी, तो मुदिएट टू, इसके बारे में आपको बताना कमेंट में। 2010 में शामिल किया गया था। ठठेरा जो है 2014 में शामिल किया गया था। ठठेरा जो है 2014 में शामिल किया गया था। और संकीर्तन जो है, ये भी 2013 में शामिल किया गया था। ठठेरा जो है 2014 में शामिल किया गया था, ये 2013 में शामिल किया गया था। नवरोज जो है वो पारसियों का त्योहार है। किसका? पारसियों का त्योहार है, पारसियों का त्योहार है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजना करना है। चार धाम यात्रा की स्थापना, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत, वैष्णो देवी तीर्थ का विकास, केदारनाथ मंदिर का निर्माण। तो जो केदारनाथ मंदिर है वो सबसे पुराना रहा है यहाँ पर। इसका जो है 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। इसने पांडवों के द्वारा किया गया था 8वीं सदी में। अब माना जाता है ऐसा पांडवों के द्वारा निर्माण किया गया था। और जो इसकी वर्तमान संरचना है वो आदि शंकराचार्य काल में बनी हुई थी, आदि शंकराचार्य के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा। और चार धाम यात्रा की जो स्थापना है वो आदि शंकराचार्य के द्वारा ही की गई थी। तो चार धाम यात्रा की स्थापना 788 से लेकर 820 के आसपास आरंभ हुई थी। और अमरनाथ यात्रा का जो पहला प्रमाण है वो 11वीं सदी में मिलता है। किसके में? कल्हड़ के राजतरंगणी में, कल्हड़ के राजतरंगणी में इसका रंगणी में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रा का विकास लगभग 14वीं सदी के आसपास हुआ था, 14वीं सदी के आसपास हुआ था। तो आप इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले आता है केदारनाथ यात्रा 8वीं सदी में, फिर उसके बाद आता है आपका चार धाम यात्रा की शुरुआत, उसके बाद आपका आता है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत, और फिर उसके बाद आता है वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा का। 4-1-2-3, 4-1-2-3, सी नंबर सही। इसमें पढ़ लीजिए जो भी लिखा है। फिर आता है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मकर संक्रांति सौर कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सी कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। मकर संक्रांति सौर कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। हाँ, तो एकदम सही है, सौर कैलेंडर के अनुसार ही मनाई जाती है। तभी तो 14 जनवरी को ही पड़ती है। मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को ही पड़ती है, एकमात्र त्योहार, क्योंकि ये सौर कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। तो जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। यहाँ पर सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि में प्रवेश करता है। और यह एकमात्र त्योहार है जो कि सौर कैलेंडर पर आधारित है। एकमात्र त्योहार है जो सौर कैलेंडर पर आधारित है। और ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है। एकदम सही है ये भी। इसका जो सही आंसर हो गया वो दूसरा, मतलब सी नंबर सही है। दोनों, एक और दो, दोनों। यहाँ पर लिखा हुआ है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को विक्रम संवत के अनुसार हिंदू नववर्ष माना जाता है। इसे ही गुड़ी पड़वा, उगादि, चेटी चंद आदि नामों से जाना जाता है। हिंदू पंचांग चांद्र सौर पंचांग, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग इन सबके कारण होते हैं। अद्वैत वेदांत के प्रमुख आचार्य आदि शंकराचार्य के शिष्यों में कौन पद्मपाद के नाम से प्रसिद्ध हैं? सुरेशाचार्य, हस्तामल्लकाचार्य, टूटकाचार्य, और कोई भी नहीं। तो इन सब नाम कोई भी नहीं है। चार प्रमुख शिष्य थे, तो ये नहीं है, कोई भी शामिल नहीं है इसको। इनके जो शिष्य थे इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं क्यों लिखूं सब कुछ। पद्म पदाचार्य, सुरेशाचार्य, हस्तमल्लकाचार्य और टूटकाचार्य। यही तो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो फिर ये गलती क्यों हो गई? हाँ, अद्वैत वेदांत के प्रमुख आचार्य आदि शंकराचार्य के नाम थे। कुछ गलतियां हो जाती हैं, छोड़ो।
एक थे लेकिन दिए गए विकल्पों में शामिल नहीं है। पद्मपाद, पद्मपाद के नाम से प्रसिद्ध थे। आदि शंकराचार्य के शिष्य में कौन पद्मपाद के नाम से, ये सब नहीं थे शामिल, पद्मपाद के नाम से जो शामिल थे। तो पद्मपाद में पंचदशी टीका लिखी है, द्वारकापीठ की स्थापना की सहायता की हुई थी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है श्रृंगेरी पीठ, हस्तामलक पीठ, जोशीमठ पीठ, टूटक ने गोवर्धन पीठ की स्थापना की हुई थी। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उत्पाद को पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था? कश्मीरी शाल, दार्जिलिंग चाय, बासमती चावल, मैसूर सिल्क। तो इसका जो पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय को मिला हुआ था, तो इसका सही आंसर हो गया बी नंबर सही है। और जीआई टैग जो है वो 2004 में प्राप्त हुआ था। तो जीआई टैग मिलता है वो जीआई एक्ट के अनुसार मिलता है, जो कि 1999 में पारित हुआ था और इसके बाद 2003 में ये लागू हुआ था। जीआई एक्ट 1999 में पारित हुआ और 2003 में लागू हुआ है। अब दार्जिलिंग चाय के बाद फिर और अलग अलग मिले, जैसे 2005 में अरनमुला कर्नाडी, अरनमुला कर्नाडी को मिला। इसके अलावा फिर बाद में जो पश्मीना 2006 में पश्मीना को मिला। 2006 में पश्मीना को मिला और फिर इसके बाद 2005 में मैसूर सिल्क को भी मिला हुआ था। मैसूर सिल्कों को मिला था। और अब तक भारत में लगभग 400 से अधिक जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है किस किस को मिल चुका है, कांगड़ा चाय को मिला हुआ है, कुल्लू साल, चंदेरी साड़ी, इन सबको भी जीआई टैग मिल चुके हैं। और जीआई टैग देखो एक ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में किसको प्राप्त हुआ था, जैसे प्रथम पता होना चाहिए आपको, द्वितीय पता होना चाहिए, और हाल ही में किसको प्राप्त हुआ है वो याद होना चाहिए, क्योंकि अब 400 से अधिक उत्पाद हैं, उन सबके तो नाम आप रटोगे नहीं। तो कुछ फेमस है उनके नाम आपको याद होना चाहिए, सबके नाम याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को तो आप जवाब दे ही सकते हो। राष्ट्रीय पशु मोर, राष्ट्रीय पक्षी बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल। ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन हो गया, बाघ आपका, तो ए का आपका तीसरा है। इसके बाद जो आता है राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। और उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है, सी का दूसरा। और फिर आपका राष्ट्रीय फूल है जो कमल है। अब तो प्रेजेंट में राष्ट्रीय फूल ही है, तो डी का चौथा राष्ट्रीय फूल कौन हो गया, कमल हो गया। इसका जो सही आंसर हो गया वो ए नंबर सही आंसर हो गया। तो राष्ट्रीय पक्षी से आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय पशु जो बाघ है वो 1972 में घोषित किया हुआ था, और जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो 1963 में घोषित किया हुआ था। राष्ट्रीय वृक्ष है वो 1950 में इसको अपनाया गया था, और राष्ट्रीय फूल कमल है जो राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक में जैसे राष्ट्रीय फल हो गया वो आम है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय जलीय जंतु है वो गंगा डॉल्फिन है, और राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा शामिल है। राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान जनगण मन है। इनको भी याद कर लीजिए, स्ट्रेटेजिक जीके का एक पार्ट है। भारत की राजभाषा के संदर्भ में संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 343 से राजभाषा के रूप में प्राप्त है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में, ऐसा नहीं है किसी और लिपि में आप लिख रहे हो हिंदी को, तो हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि, इसको राजभाषा के रूप में लिखा गया है, राजभाषा के रूप में कहा गया है। और जो ये भाग है, भाग मतलब भाग इन द सेंस कि संविधान का जो 17वां भाग है, 17वें भाग में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। तो उसके बारे में आप जैसे अनुच्छेद 344 में है तो राजभाषा के लिए एक आयोग के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए हुए हैं। और संविधान में लगभग संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में रखा गया है, और सबसे पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी इसमें, बाद में संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी। राजभाषा जो अधिनियम है 1963 में पारित हुआ था, 1976 में राजभाषा नियम कुछ बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति में विराजमान देवता वेंकटेश्वर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केवल शिव परंपरा से जुड़ा है, यह स्थित बालाजी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, यह मुख्यतः शक्ति उपासना का केंद्र है, यह केवल तमिल भाषी भक्तों के लिए है। तो तिरुपति के लिए है, तिरुपति जो वेंकटेश्वर हैं किसके संबंध में है?
तो यह जो है यहाँ पर स्थित जो बालाजी हैं, वो किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एकदम सही है। तो इसका जो सही आंसर हो गया बी नंबर है। यहाँ पर देख लीजिए आप, तिरुपति में स्थित श्री वेंकटेश्वर बालाजी विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर याद रख लीजिए आप, ये जो तिरुपति मंदिर है, तिरुपति मंदिर क्यों ये याद रखना है आपको कि किस पहाड़ियों पर है? क्योंकि ये पूछा गया है। तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। ये लास्ट ईयर में भी पूछा गया था शायद तक क्वेश्चन। तो ये तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। तो ऐसा क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो लड्डू मिलता है, जो प्रसाद के रूप में लड्डू मिलता है, इसको जीआई टैग का प्राप्त भी है। अभी हाल में इससे संबंधित विवाद भी खड़ा हुआ था, तो इसको और ज़्यादा याद करना आपको समझना चाहिए, इसको याद कर लेना है कि उसमें था कि उसमें कुछ चीज़ें और अन्य चीज़ें मिली हुई हैं, लड्डू में प्राप्त हुई हैं। तो तिरुमला जो तिरुपति देवस्थानम टीडी प्राप्त करता है, मंदिर का जो प्रबंधन है, वह द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण भी माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोर वाट मंदिर अगर आपको याद होगा, तो ये सबसे बड़ा मंदिर है विश्व का, हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, हिंदू धर्म का संबंधित है। और जो ये कंबोडिया में जो मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर है, ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसका निर्माण जो है वो 12वीं सदी में हुआ था। निर्माण जो है 12वीं सदी में हुआ था और इसके जो सम्राट थे सूरवर्मन ने द्वारा करवाया गया था। सूरवर्मन द्वारा करवाया था। बाद में इसको बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था। बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था। और 1992 में इसको धार्मिक विरासत के रूप में शामिल किया गया था। धार्मिक विरासत के रूप में शामिल किया गया था। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पर देख लीजिए, जो इसकी वास्तुकला शैली थी वो खमेर शैली थी, वास्तुकला शैली थी। और ये वास्तुकला जो है वो भारतीय वास्तुकला से प्रेरित थी। कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित है और देश का गर्व माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। यह दर्शन द्वैतवादी है, जो पुरुष और प्रकृति को अलग मानता है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल ही थे। एकदम सही है। और यह दर्शन द्वैतवादी है, जो पुरुष और प्रकृति को अलग मानता है। नहीं, ये दर्शन द्वैतवादी नहीं है और प्रकृति को अलग नहीं मानता है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति को अलग नहीं मानता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया ए और आर सही है दोनों, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे से अलग होता है। और ऐसे क्वेश्चंस में एक दूसरे की व्याख्या को समझना होगा। जब आप ऐसे लिखे ना तो एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है, तो यहाँ पर क्या ये सही स्पष्टीकरण कर रहा है? तो ये आपको पहले मिला के देखना है एक दूसरे से, और क्या एक दूसरे से मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो एक सिंपल है, वो एक क्वेश्चन एक विकल्प गलत होना चाहिए। तो आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि आर कपिल का प्रवर्तक होना इसके द्वैतवादी होने का कारण नहीं है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। और भारतीय दर्शन की प्रमुख 6 शाखाएं हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांख्य दर्शन नास्तिक दर्शन माना जाता है क्योंकि यह ईश्वर को नहीं मानता है। होयसल वास्तुकला की 31 क्वेश्चन नंबर है। होयसल वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है जो इसे अन्य मंदिर शैलियों से अलग करती है? तो इसमें पूछा गया है सप्तरथ योजना और कल्याण मंडप, तारा के आकार की भूमि योजना, जटिल मूर्तिकला, गोपुरम और प्रकार की उपस्थिति, शिखर का पिरामिड आकार। तो इसमें सिंपल सा है, होयसल वास्तुकला की विशेषता पूछी गई है। विशेषता क्या है? तो इसकी जो है तारा के आकार की भूमि योजना और जटिल मूर्तिकला इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर देखिए, होयसल वास्तुकला जो है मुख्य विशेषता तारा के आकार की भूमि योजना है, जिसे स्टेला प्लान भी कहा जाता है। किसे स्टेला प्लान भी कहा जाता है? 12वीं और 13वीं सदी में विकसित हुई थी। इसमें सॉफ्ट स्टोन का उपयोग हुआ था। बेल्लूर के चेन्नऊ केशव मंदिर, हॉलबेडू का होयसल मंदिर इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर ये सारा कुछ हुआ। और होयसल राजाओं का शासन कर्नाटक में था, तभी इनका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में लिखा हुआ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालुक्य वास्तुकला में एकाश्म स्तंभ की तकनीकी का प्रयोग हुआ है और पट्टदकल में वैष्णव और शिव दोनों मंदिर मौजूद हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है? केवल एक, केवल दो, और दोनों एक और दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो चालुक्य वास्तुकला में जो है एकास्तंभ तकनीक का प्रयोग हुआ था। हाँ, प्रयोग तो हुआ था।
और पट्टदकल में वैष्णव से संबंधित दोनों मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल सही होगा ये भी। तो चालुक्य वास्तुकला है जो मोनोलिथिक यहाँ पर बोला जाता है एकाश्म स्तंभ या मोनोलिथिक पिलर्स का बहुत प्रयोग हुआ था, जैसे ऐहोल का बादामी और पट्टदकल इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा है ऐहोल, बादामी और पट्टदकल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कथन 2 सही है, क्योंकि पट्टदकल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर जो शिव से संबंधित है, और संगमेश्वर मंदिर जो शिव है, और जैन मंदिर भी यहाँ पर है। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण देखने मिलता है, और चालक शासकों ने 6वीं और 12वीं सदी तक कर्नाटक पर राज्य किया हुआ था। प्रश्न नंबर 33 आता है, तो 33 में लिखा है निम्नलिखित को सही तरीके से मिलाइए। गीता 700 श्लोक, कुरान 114 सूरा है, धम्मपद 423 गाथाएं, गुरु ग्रंथ साहिब 1430 पन्ने। मतलब इसमें तो ये बहुत डीपली हो गया, फालतू का है, कोई मतलब नहीं है। गीता 700 श्लोक सही है। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय में विभाजित है। 18 अध्यायों में ये विभाजित है। तो कुरान है जो 114 सूरा हैं, इसमें कुरान शरीफ में 114 सूरा हैं, ही है, एकदम सही है। और धम्मपद में 423 गाथाएं हैं, 430 गाथाएं, और गुरु ग्रंथ साहिब में 423 पन्ने हैं। तो ये एक दूसरे से ही मिले हुए हैं, तो ए का ए नंबर सही है। यहाँ पर लिख लीजिए भगवद गीता में 700 श्लोक है, सही है। 18 अध्याय में विभाजित है, सही है। कुरान शरीफ में 114 सूरह अध्याय हैं, जिसमें कुल आयतें हैं जो 6236 आयतें हैं। और धम्मपद जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 423 गाथाएं श्लोक हैं, और 26 भागों यानी अध्यायों में बटी हुई है। और गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 पन्ने हैं। इसमें से 5894 शब्द यानी भजन हैं, और यह गुरुमुखी लिपि में है। और इसमें सुख गुरुओं के अतिरिक्त कवि नामदेव, रविदास आदि संतों की वाणी भी संकलित है। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है और किस लामा द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो तवांग मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अभी मैंने एक मठ का नाम लिया हुआ था, वो कहाँ पर? लद्दाख में स्थित था। तो तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जो इसकी स्थापना है 1680-81 में मेरा लामे लौद्रे ग्यासो द्वारा की गई थी। तो गेलुगप्पा संप्रदाय का मठ है। किसका? गेलुगप्पा संप्रदाय का मठ है। भारत का सबसे बड़ा मठ है। यहाँ छठे दलाई लामा त्यांग यांग गत्सो का जन्म हुआ था। तिब्बत की जो पोतालो प्लेस के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इसमें 65 भवन है, करीब 450 लामा रहते हैं, और यह 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तवांग चू नदी के किनारे यह बसा हुआ है। तभी तो ये जैसे तवांग हो गया, और जहां जहां बौद्ध धर्म का छोटा मोटा प्रभाव है ना, जैसे लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, भूटान का कुछ क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर दावा करता है चीन। चीन बोलता है ये तिब्बत की भूमि रहे, इसलिए तिब्बत हमारा हिस्सा हुआ, अब हमारा ये भी हमारे हिस्सा है प्रेजेंट में। निम्नलिखित को कालानुक्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अजंता गुफाओं का निर्माण, एलोरा गुफाओं का निर्माण, एलिमेंटा गुफाओं का निर्माण, कार्ला गुफाओं का निर्माण। कार्ला गुफाएं जो है, यहाँ पर जो कार्ला गुफाएं हैं, पहली से दूसरी सदी ईसा पूर्व में निर्माण हुआ था इनका, ईसा पूर्व में निर्माण हुआ था। अजंता गुफाओं का निर्माण जो है दूसरी सदी ईसा पूर्व से 6वीं सदी तक इनका निर्माण हुआ था। और एलिफेंटा गुफाएं हैं जो 5 से 8वीं सदी में इनका निर्माण हुआ था। और एलोरा गुफाएं वो 6वीं से 10वीं सदी के बीच में इनका निर्माण हुआ था। कार्ला गुफाएं हैं जो ये हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान बौद्ध धर्म से संप्रदाय से संबंधित है। तो अब इनको मिला लीजिए आप एक एक करके। तो सबसे पहले आता है कार्ला गुफाएं, ठीक है। फिर आपकी आती हैं इसके अलावा दूसरी सदी ईसा पूर्व में अजंता की गुफाएं। उसके बाद आपके आ गया एलिवेंटा गुफाएं, और फिर उसका आपके आ गया एलोरा की गुफाओं का निर्माण। तो 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 यानी कि सी नंबर सही आंसर हुआ। सी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए जो भी लिखा हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। आपने एक चीज नोटिस की हुई होगी, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके बाद पूरे विकल्प पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन सही करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ लो। कम से कम 2 बार जरूर पढ़ो। 2 बार इसलिए पढ़ो क्योंकि उससे आप एक तो प्रश्न को समझ जाएंगे, हो सकता है किसी पॉइंट को छूट जाए,
जैसे कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे नहीं मिलते हैं। अब मान लो यहाँ पर नहीं मिलते लिखा होता, तो आपको एकदम से नहीं नोटिस नहीं कर पाए आप, और क्वेश्चंस में आपने लगा दिया कि हाँ मिलते हैं, एकदम से सही हो जाएगा ये तो। मतलब सही तो हो जाएगा, लेकिन आपका ये गलत हो चुका होगा। आपके मन में तो लिखा है कि मैंने तो सही लगाया हुआ था, लेकिन गलत हो गया। और यह साम्राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अब आप ये दोनों भी सही हैं, दोनों ही सही हैं। लेकिन आपने सोच लिया कि अरे यार, ये असम के राज्य ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है और गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हाँ भाई, सही है, दोनों सही हैं। लेकिन क्या एक दूसरे से मिलते हैं? कहीं इन दोनों का एक दूसरे से लेना-देना है कुछ भी? नहीं, कोई लेना-देना नहीं है। भाई असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ये तो हो सकता है भाई कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। लेकिन गैंडे प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका क्या मतलब हुआ? तो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। ए, आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वाले गैंडे इंडियन राइनो के लिए प्रसिद्ध हैं। और यह विश्व की 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी पर स्थित है, लेकिन आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी स्थिति के लिए गैंडों के लिए प्रसिद्धि का कारण तो नहीं है ना। और 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित है यह कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके लिए। योग के 8 अंगों अष्टांग योग के संदर्भ में लिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आता है जो यम, फिर आता है आपका नियम, फिर आता है आपका आसन। अब ये 3 आपको जैसे पता हो गए, सारे याद थोड़ी ना करने हैं आपको। जब आपको यम, नियम, आसन और एक और पढ़ लो भाई, चौथा भी पढ़ लो, तो प्राणायाम। अब प्राणायाम, अब जो यम है तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो कुल मिला के बी और डी तो गलत हो गए। फिर आपका क्या आ गया? नियम, तो ए वाला भी सही हो गया। अब कुल मिला के ए गलत हो गया। कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इसमें आते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर सही हो गया। 37 का सी नंबर, 37 का ए नंबर सही होगा। सी नंबर गलत हो गया। तो बी, सी। उसको एलिमिनेट करने का तरीका होता है, सारी चीजें रटनी थोड़ी ना है। रटने बैठोगे तो कहाँ तक रटोगे? इतना सारा स्ट्रेटेजी के है, इतना सारा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पढ़ते रहोगे? रामसर साइट्स हैं अकेली, पढ़ते रहो, बुढ़ापा लग जाएगा। भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लिविंग लिविंग हेरिटेज की श्रेणी में आता है? लिविंग हेरिटेज की श्रेणी में आता है। तो अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। किस समय पे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो 1985 में शामिल किया गया था। और लिविंग हेरिटेज की श्रेणी में क्यों आता है? यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि यह एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पर जैव विविधता निरंतर विकसित हो रही है। लिविंग हेरिटेज वे स्थल हैं जो आज भी सक्रिय और जीवंत हैं, जैसे ताजमहल सांस्कृतिक तुलना में धरोहर है, जबकि दार्जिलिंग जो है रेलवे सांस्कृतिक धरोहर है। लिविंग हेरिटेज में आता है जैसे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आ गया, सुंदरवन हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ये सभी प्राकृतिक धरोहर हैं जहाँ जीवन निरंतर चलता रहता है, इसलिए आपको कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुंभ मेला केवल 4 स्थानों पर आयोजित होता है। महाकुंभ हर साल हर 144 साल में होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, दोनों ना तो 1 ना ही 2। तो दोनों 1 और 2, दोनों। कथन 1 सही है, क्योंकि कुंभ मेला केवल 4 स्थानों पर ही आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर होता है? प्रयागराज में आयोजित होता है, सबसे पहले प्रयागराज में आयोजित होता है, गंगा नदी के संगम पर। दूसरे नंबर पे कहाँ आयोजित होता है? तो ये हरिद्वार में होता है, हरिद्वार में में होता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो उज्जैन में होता है। और चौथा नंबर जो है वो कहाँ पर? नासिक में होता है, नासिक में होता है। प्रयागराज में कौन सी है नदियाँ? तो गंगा और यमुना सरस्वती के संगम पर, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। इसके अलावा हरिद्वार जो है तो यहाँ पर गंगा नदी का संगम, गंगा नदी है, संगम नहीं है किसी नदी का। और इसके अलावा उज्जैन हो गया, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। और नासिक जो है यहाँ पर गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है उसका बताइए आप। तो इसके लिए मैंने, मतलब अगर जैसे आपको मैप से जियोग्राफी पढ़ना है तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, है ना, भारतीय भूगोल के नाम से, भारत का भूगोल या भारतीय भूगोल के नाम से वीडियो बनाई है। और संपूर्ण भूगोल है, इसमें पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी लिखा हुआ है, बताया हुआ है सारा, तो उसको भी पढ़ सकते हो आप लोग, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी नदियों के उद्गम स्थल, रेलवे, सब कुछ कवर किया हुआ है। जो भी कुछ छोटा मोटा छूटा हुआ था उसको मैं वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर करूंगा। अभी मैं एक बैच लॉन्च करने के विचार में हूँ और जल्द ही वो बैच लॉन्च हो चुका होगा। उसके लिए मैंने
मतलब एक अच्छा प्लान बनाया हुआ था। सबसे पहले तो ग्राफ़िक्स बनाए हुए हैं, क्योंकि पहले मैं लिख-लिख के पढ़ाता हूँ, तो मेरी राइटिंग तो तुम आप लोग देख ही रहे हो कि ऐसी राइटिंग आती है। ये राइटिंग मतलब अच्छी राइटिंग नहीं है। तो मैंने उसके लिए बहुत सारे ग्राफ़िक्स मतलब रिसर्च किया, फिर ग्राफ़िक्स के माध्यम से पहले ग्राफ़िक्स बनाना सीखा कि भाई कैसे करना है। अब प्रेज़ेंट में तैयार हूँ लगभग, तो एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। एंशिएंट हिस्ट्री से बैच लॉन्च करूँगा। यूट्यूब पर फ्री वीडियो अपलोड होंगी इसकी। और जबकि जो आपको नोट्स चाहिए होंगे, वो आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। ये सब आपको मिलेगा किस पे? इस ऐप पर मिलेगा, प्राइम जीएस अकेडमी ऐप पर। सो आपको इस पे को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए जो भी है। 2014 में कुंभ मेला यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेट्रा यानी कि गुलाबी शहर किस देश में स्थित है? यह किस सभ्यता द्वारा निर्मित किया गया था? पेट्रा, गुलाबी शहर। अब इसमें जयपुर मत बताना, फिर बोल दो कि यार क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, जॉर्डन। नाबातियन सभ्यता से संबंधित है। किससे? नाबातियन सभ्यता से। 6वीं सदी ईसा पूर्व का है। 6वीं सदी ईसा पूर्व से है। और इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर मिलते हैं। गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर मिलते हैं यहाँ पर। और इसको 1950 से 85 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया था, और 2007 में जो है नए शास्त्र आश्चर्यों में भी शामिल किया गया था इसको। 2007 में 7 नए आश्चर्यों में। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नबातियन लोग थे, ये अरब व्यापारी थे, जिन्होंने इसे व्यापारिक केंद्र के रूप में विकास विकसित किया हुआ था। खजाना अल खजनी यहाँ की सबसे प्रसिद्ध संरचना है, जो चट्टान में तराशी गई थी। तो इसको रट लेना है आपको। ये गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तरीकों को सही तरीके से मिलाइए। निम्नलिखित को सही तरीके से मिलाना है। होली है जो कब मनाया जाता है? दीपावली है, करवा चौथ, मकर संक्रांति। तो सबसे पहले आता है दीपावली। आपको अगर याद हो तो भाई कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। होली मुझे याद नहीं है, तो मैं काइटली तो नहीं बताऊँगा। होली याद नहीं है मुझे, ठीक है, मैं बता देता हूँ। करवा चौथ है भाई, वो तो याद है मुझे। करवा चौथ कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? ये तो भाई बहुत ठंड पड़ती है और सुबह से नहाना पड़ जाता है कई बार। मकर संक्रांति 14 जनवरी को, क्योंकि मेरे पिताजी इसमें मामले में स्ट्रिक्ट हैं, वो दिन नहाना पड़ेगा सुबह से। और भाई वो लालच दे देते थे। तो लालच दे देंगे तो भाई फिर नहाना पड़ता था। चलो अब नहा लेते हैं। तो डी का आपका फ़ोन नंबर हो गया। अब यहाँ पर आप मिला लीजिए। ए नंबर आपका ए का दूसरा मतलब होली है जो फाल्गुन पूर्णिमा हो गई। और फिर बी का पहला मतलब कार्तिक अमावस्या हो गया। और सी करवा चौथ मतलब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी हो गया। सी का तीसरा। और फिर इसके बाद आता है मकर संक्रांति, डी का चौथा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो गया? ए नंबर सही आंसर हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है होली है जो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, करवा चौथ कार्तिक कृष्ण को मनाया जाता है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। और होली रंगों का त्योहार है। ये सब चीज़ें दीपों का तर्क और जो सुहागनों का व्रत है, जो पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मकर संक्रांति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। तो 42 वो है जो चावार दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह अमावस्या की अमरता में विश्वास करता है। यह भौतिकवादी दर्शन है जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। इसके प्रवर्तक आदि शंकराचार्य हैं। यह कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो चावार दर्शन के बारे में बोला है कि भौतिकवादी दर्शन है जो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। हाँ, एकदम सही है। तो बी नंबर सही। तो चावार दर्शन जो है एक भौतिकवादी दर्शन है जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। इसके प्रवर्तक जो हैं वो चावार ऋषि रहे हैं। और इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। यह पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा की अमरता, स्वर्ग नरक को नहीं मानता, इसको पूर्व मानता है। इसका मूल सिद्धांत जो है यावत जीवित सुखम जीवित। यह 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को मानता है, आकाश को नहीं मानता है। वाद में नास्तिक दर्शन माना जाता है। इसलिए एसीडी गलत है, क्योंकि यह इन्हें नहीं मानता है। दरभंगा मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्रकला केवल महिलाओं द्वारा की जाती है। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं द्वारा नहीं की जाती, कुछ पुरुष चित्रकार भी हैं इसके लिए। तो दरभंगा मधुबनी चित्रकला की परिभाषा से ये तो सही है। एक मधुबनी चित्रकला है, बार-बार पीवाईक्यू में आया है, तभी इस क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है यहाँ पे। तो पीवाईक्यू में आया हुआ है। दरभंगा मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये सही है, आर गलत है। महिला चित्रकार नहीं, पुरुष भी इसमें होते हैं। आप पुरुषों के नाम जान लेते हैं, जैसे सतीश झा, धीरेन्द्र झा, ये पुरुष कलाकार भी रहे हैं। वहीं गंगा देवी, सीता देवी, महासुंदरी देवी इसके लिए महिलाकार प्रसिद्ध रही हैं। 2006 में इसको जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है मधुबनी चित्रकला को। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। और हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है। एक क्वेश्चन था, अब इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। 45 पे चल देते हैं।
45 नंबर पे है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय गीत की रचना, राष्ट्रीय गान की रचना। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाना। तो इन सबको कालक्रम में स्थापित करना था। तो राष्ट्रीय गीत की रचना जो है, यानी कि वंदे मातरम की जो रचना है वो 1870 में हुई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। जो राष्ट्रगान की रचना है वो जनगण मन 1911 में रचना हुई थी इसकी। राष्ट्रीय गीत को जो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन्स आ जाएँगे जिसमें सही विकल्प आपको अपनाने में दिक्कत होगी, जैसे 24 जनवरी 1950 को। ऐसे क्वेश्चन्स बाद में फिर हटा भी देता है और नॉर्मलाइज़ प्रक्रिया में और गड़बड़ कर देता है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, 1, 2, 3 और 4 कुछ भी कर लो, इसमें सी नंबर भी शामिल हो सकता है और ए नंबर भी शामिल हो सकता है। कुछ ना कुछ में तो पहले सर किए गए होंगे। तो आपको जो मानना है मान लो, मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 4 है। आपको जो मानना है वो मान लो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 भी मान सकते हो और इसमें यहाँ पे लिखा है 1, 2, 4, 3। मुझे इसका आंसर तो डाउट में है, मैं खुद ही डाउट में हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 4 और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के बाद अपनाया गया था। वंदे मातरम आनंद मठ का उपन्यास का हिस्सा है। जनगण मन पहली बार 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था। दोनों की अवधि 52 सेकंड है। भारत की भी कौन सी लिपि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? कौन सी लिपि को शामिल किया गया है? तो इनमें से कोई भी लिपि नहीं है शामिल की गई है और अभी तक ना कोई शामिल की गई है और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल नहीं है। यूनेस्को की मेरा उद्देश्य ये था कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड को शामिल किया जाए और उसको नहीं था। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में जो है दस्तावेज, पुस्तकालय संग्रह, अभिलेख आदि शामिल होते हैं। बाद में सूची में शामिल है, जैसे ऋग्वेद शामिल है, 2007 में शामिल किया गया था। सतरीज की फिल्म आर्काइव 2009 भी शामिल की गई थी और तमिल चिकित्सा पांडुलिपियां 2005 में, रामायण 2007 में शामिल की गई थी। देवनागरी भारत की राजभाषा हिंदी लिपि है और ब्राह्मणी प्राचीनतम लिपि है। ब्राह्मणी कम मौर्य साम्राज्य में फेमस थी और अभिलेखों में मिलती है। और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम जो है 1992 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर काला पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध है? काला पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा मंदिर है ये? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे काला पेगोडा भी कहा जाता है। काला पेगोडा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो काले पत्थर हैं वो समुद्र से काले दिखाई देते हैं। काले पत्थर से बना हुआ है और समुद्र का इसका जो निर्माण है वो 13वीं सदी में हुआ था। तो जो कलिंग नरेश थे, कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग नरेश नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्माण किया था। कलिंग नरेश नरसिंह देव प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया था और यह जो था रथ के आकार का बनाया गया था। इसके रथ के आकार का बनाया गया था, रथ के आकार का बनाया गया था और 1984 में इसको विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर को श्वेत पेगोडा भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर जो उसको श्वेत पेगोडा कहा जाता है। यहाँ नृत्यांगना मूर्तियों की बेजोड़ कलाकृति है और यह सूर्य उपासना का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम और मैं डेली जो क्वेश्चन है अभी इसमें 60 क्वेश्चन शामिल करता हूँ। 60 क्वेश्चन शामिल करता हूँ, इसलिए थोड़ी सा लंबी वीडियो भी खिंच जाती है, लेकिन कोई इशू नहीं है। हमें मेनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ाना था, तो वो था 60 क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया है और जैन धर्म में पंच महाव्रत का सिद्धांत है। हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। सी और दोनों सही हैं। मैंने एक प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से भी एक वीडियो बनाई हुई है, प्राचीन भारत का इतिहास। ये संपूर्ण वीडियो है, इसमें करीब 6 साढ़े 6 घंटे में, 7 घंटे में मैंने सारे की सारा प्राचीन भारत का इतिहास को डिटेल्ड में कवर किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। 2 वीडियो बनाई हुई हैं, एक पहले थी बाइलिंगुअल थी। बाइलिंगुअल में कुछ बहुत सारे मीनिंग्स गलतियाँ हो रही थी मेरे से, तो मैंने उसको फिर अब हिंदी में बनाया हुआ है था दोबारा से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। यहाँ पर रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? यह किस बौद्ध संप्रदाय का मुख्यालय है? रूमटेक मठ पूछा हुआ है। तो ये बेसिकली सिक्किम में स्थित है रूमटेक मठ और कारगिल संप्रदाय से संपादित है। जो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में स्थापना हुई थी। 1966 में स्थापना हुई थी। 16वें जो थे, 16वें करमापा
करमापा रांगजुंग रिगपे, रांगजुंग रिगपे द्वारा की गई थी। रिगपे इनका पूरा नाम है, दोरजे द्वारा की गई थी। अब ये नाम तो याद होने वाला नहीं है और आवश्यकता भी नहीं इस नाम की। सिर्फ इतना याद रखना है कि रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और यह जो है तिब्बत के बाहर तिब्बत कहलाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ दुर्लभ धर्म ग्रंथ, मूर्तियां, थांग चित्र समृद्ध हैं। कारगिल समुदाय करमापा सर्वोच्च धार्मिक गुरु होते थे। और सिक्किम में एंची मठ, तासीडिंग मठ भी जैसे देवभा सीमा के पास भी स्थित है, इसलिए सिक्किम को भी तो वो बोलता है कि ये हिमालय वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में को सही तरीके से मिलाना है। चित्तौड़गढ़ का किला, अब यहाँ पर देखो ये ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए बाई चांस तो बाकी मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, इतनी गलतियां भी नहीं करेगा जितनी इसमें गलतियां हो रही होती हैं। तो सबसे पहले ए का दूसरा भी लगा सकते हो, है ना। और फिर इसके अलावा बी का आप कुंभलगढ़ का किला, तो कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है, राजस्थान में ही है, तो बी का चौथा भी कर सकते हो। और फिर से गोलकोंडा का किला, सी का तीसरा, और डी का पहला गुजरात में चंपानेर या पावागढ़। तो देखो ए भी सही है और ए भी सही है, एक प्रकार से देखा जाए तो ए और सी दोनों सही हो सकते हैं। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है 2013 में। कुंभलगढ़ किला भी राजस्थान में, इसकी दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी है। गोलकोंडा का किला तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है, तो कुतुब शाही वंश की राजधानी थी। चंपानेर पावागढ़ गुजरात में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है 2004 में। राजस्थान के पहाड़ी किले में 6 किले समूह विश्व रूप में विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर, जैसलमेर शामिल हैं। मामल्लपुरम के रथ मंदिर एकाश्म शैली में निर्मित हैं और पल्लव शासकों ने द्रविड़ वास्तुकला का विकास किया हुआ था, तभी तो ये हुआ था। ये भी सही है और ये भी सही है, ये आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि मामल्लपुरम के पंचरथ मंदिर है, जैसे धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ सबसे छोटा है और धर्मराज रथ सबसे बड़ा है और एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। आर ए सही है, एक स्फटिकरण, क्योंकि पल्लव राजाओं ने 60वीं आधी सदी में द्रविड़ वास्तुकला का विकास करा था, जिसके कारण एकाश मंदिर बनाए गए थे। नरसिंहवर्मन प्रथम ने जो है मामल्ल के समय यह कला रची और 1984 में इसको वेनिस के धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है, यहाँ देवी सती का दाहिना पैर गिरा था। इसे 16 कोणों वाला मंदिर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो त्रिपुरा का सुंदरी मंदिर है और इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देवी गिरा था, तो ये गलत है। त्रिपुरा राज्य में स्थित 51 शक्तिपीठों में 16 कोणों वाला मंदिर भी है यहाँ पर। और यहाँ के बारे में ये है कि जो देवी सती का जो दाहिना पैर नहीं बल्कि दाहिना स्तन गिरा था यहाँ पर, ठीक है। और विकल्प ए सही है, क्योंकि यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक है और विकल्प बी भी सही है। ये सब चीजें त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित है और इसे 14 रत्न या 16 कोण वाला मंदिर भी कहा जाता है। त्रिपुरा राज्य की देवी माँ त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित है। तांत्रिक उपासना का भी प्रमुख केंद्र है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, आषाढ़ पूर्णिमा। तो इसको तो आप ऐसे तरीके आ सकते हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन, जो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद यानी भावन। तो 1 2 3 4 आ गया आपका, ये नंबर आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ये हिंदू जो त्योहार, हिंदू जो महीने हैं उनको याद कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एक बार पूछा भी गया है एसएससी वाले एग्जाम में, पूछे जाते रहे महीने, इस महीने में कौन सा महीना पड़ता है। जैसे एक अंग्रेजी कैलेंडर हो गया और हिंदी कैलेंडर हो गया, दोनों को जोड़ा जाता है, फिर पूछा जाता है कौन सा महीना किस में आता है। जैसे अप्रैल में हो गया, तो अप्रैल का आधा अप्रैल 15 और 15, तो ये बैसाख आता है इसमें। चैत्र और बैसाख दोनों आते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसमें पूछा जाता रहा है कई बार। 54 नंबर क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के 2 मुख्य भेदों में से पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन से हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक पूछा गया है, कौन से इसके जो प्रवर्तक है वो है महर्षि जैमिनी है। उत्तर मीमांसा है जो, और वेदांत उसके प्रवर्तक महर्षि बादनारायण थे उत्तर मीमांसा के। आदि शंकराचार्य थे तो अद्वैत वेदांत से संबंधित थे, अद्वैत वेदांत से संबंधित थे। और महर्षि गौतम है जो, वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे।
इसके न्याय दर्शन के प्रवर्तक। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा जो वेदों के कर्मांड कांड से संबंधित है, उत्तर मीमांसा जो ब्रह्म मीमांसा जिसके प्रवर्तक महर्षि वेद नारायण थे, वेद बादर नारायण थे, बादरायण थे। आता है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंदेड़ी साड़ी को जीआई टैग 2008 में प्राप्त हुआ था और कांजीवरम सिल्क को तमिलनाडु का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो एकदम सही है, दोनों कथन सही हैं। जो चंदेरी साड़ी है ये मध्य प्रदेश में फेमस है, मध्य प्रदेश में फेमस है। जीआई टैग प्राप्त हुआ था। यह सूती और रेशमी धागों से बनी होती हैं। जो चंदेरी साड़ियाँ होती हैं सूती और रेशमी धागों से बनी होती हैं, रेशमी धागों से बनी होती हैं। और इसमें सोने की जरी का भी काम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सूती और रेशमी धागे बनाई जाती है, इसमें सोने की जरी का काम भी होता है। कांजीवरम जो सिल्क साड़ी है वो तमिलनाडु के लिए है और तमिलनाडु में होती है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है इनको। शुद्ध रेशम की बनी होती है, उसकी मोटी बुनाई सोने की जरी भी है। अन्य प्रसिद्ध जीआई टैग वाली साड़ियाँ बनारसी साड़ी, पैठणी साड़ी, बाजरी साड़ी भी शामिल है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। विकल्प ए गलत है क्योंकि इसमें 11 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखो, 11 स्वर तो होते हैं लेकिन 39 व्यंजन भी होते हैं, इसमें 33 व्यंजन नहीं होते हैं। आ ई ओ ए आई जो होते हैं ये सारे व्यंजन हैं। ये स्वर हैं ओ, और व्यंजन में 25 स्पर्श, 4 अंतास्था और 4 ऊष्म, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन भी शामिल है। ये बी टी सही है। देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। स्त्रो रेखा भी होती है, यह ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुई थी। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत आदि भाषाओं की लिपि यही है। 57 नंबर, अंतिम 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 57 नंबर, निम्नलिखित को सही तरीके से मिलाइए। सांची का जो स्तूप है वो कब बनाया हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय कब बना हुआ था? अजंता की गुफाएं कब बनी हुई थी? एलोरा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? तो सबसे पहले सांची का स्तूप है जो मौर्य काल में निर्माण हुआ था, तो ए का। दूसरा, इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया हुआ था, तो गुप्त काल में। और अजंता की गुफाएं हैं जो वो गुप्त वाकाटक काल में बनाई हुई थी, तो सी का तीसरा। और इसके अलावा डी नंबर, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट काल में निर्मित हुई थी, राष्ट्रकूट के काल में निर्मित हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो आपका ए नंबर सही आंसर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सांची का स्तूप मौर्य काल में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और 3वीं सदी ईसा पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने की हुई थी, 5वीं सदी ईस्वी में। और अजंता की गुफाएं मुक्ता गुप्त काल में निर्माण हुई थी, 2वीं सदी ईस्वी से लेकर 6वीं सदी ईस्वी तक। और एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट काल में 6वीं से 10वीं सदी की निर्मित हुई थी। कैलाश मंदिर जो है गुफा नंबर 16 राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अच्छा, सभी नहीं है, यहाँ पर जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित। प्राचीन भारत के किस नगर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? वह किस साम्राज्य की राजधानी था? पूर्व का वेनिस, तो फिर पूर्व का वेनिस है जो किसे कहा जाता था? कांची को कहा जाता था, तो पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। और यह जो कांची है वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित। और ये कांची है जो व्यापार एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था, व्यापार एवं शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। और यहाँ चीन और दक्षिण एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। और पल्लव राजाओं ने जो तीसरी और 9वीं सदी में यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण करवाया हुआ था, जैसे कैलाशनाथ मंदिर हो गया, इसके अलावा एकाम्बेश्वर मंदिर हो गया, वरदराज पेरुमाल मंदिर हो गए, सब सप्तपुरियों में से एक है, शिक्षा कला का केंद्र भी था। 59 नंबर क्वेश्चन, भारतीय त्योहार दशहरा विजयदशमी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केवल रावण वध के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसके 2 मुख्य रूप हैं। यह केवल उत्तर भारत में मनाया जाता है। इसका संबंध केवल रामायण से संबंधित है। तो यह आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है और इसके 2 मुख्य रूप हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके 2 मुख्य रूप हैं, रामायण के अनुसार रावण पर राम की विजय और महाभारत के अनुसार महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय थी। उत्तर भारत में रामलीला और रावण दहन होता है, जबकि पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में विजयदशमी मनाई जाती है। मैसूर दशहरा प्रसिद्ध का प्रमुख केंद्र है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से मनाया जाता है। तो खत्म हो गया मुझे लगता है। हाँ, एक 60 नंबर क्वेश्चन बचा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे ऐड हो गया था, मतलब थोड़ी बहुत समझा करो यार, कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं गलती से। कैलाशनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह गढ़वाल हिमालय में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है।
तो ऐसा नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बिल्कुल सही है और गढ़वाल हिमालय में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन एक-दूसरे से मिलते नहीं हैं। ए सही है और ए, आर दोनों सही है, लेकिन आर, ए का स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गढ़वाल हिमालय में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। आर भी सही है, लेकिन आर का स्पष्टीकरण क्योंकि स्थिति इसके ज्योतिर्लिंग होने पर कारण नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ सीधा केदारनाथ, पंच केदारनाथ में सबसे महत्वपूर्ण है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ समाधि ली थी। यह 4 धाम यात्रा का हिस्सा भी है। सो कुल मिलाकर हमारे 60 क्वेश्चन व्हीकल कंप्लीट हो गए और प्लस उसके पहले भी 60 क्वेश्चन, अभी तक हमारे 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो कल शाम को होगी तो 60 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे, तो 180 क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। तो इस प्रकार से और मैं हमारे हिस्ट्री की भी और प्लस पॉलिटी के भी 60 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, साइंस के भी हो चुके हैं। अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें भी 60 हो चुके होंगे। तो अभी आप सारे क्वेश्चन काउंट करते चलिए कितने सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके होंगे और यहाँ पे ही आपकी जीके की कंप्लीट तैयारी हो चुकी होगी। शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को।